ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है। इस तरह कीजिएगा पेज नंबर 379 कल चैप्टर शेयर किए एफ को कौन सा बेस्ट क्वेश्चन ये बेटा जिनके पास बुक है पेज नंबर 379 और जिनके पास बुक नहीं है अपने पास लेकर रहे एक और चैप्टर शेयर करना है बस अभी तक बुक नहीं पहुंची आपके साथ एक टेस्ट क्वेश्चंस के नाम से शायद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से बेटा एक चैप्टर शेयर करूंगा जिनके पास बुक नहीं मतलब उसका डिलीट पेज नंबर उसका 13 होगा आपके पास चैप्टर शेयर होगा जिनका बुक है कंटेंट बुक यूज करें पेज नंबर 379 हमने बेटा उस दिन डिस्कशन की थी IAS 40 और IAS 16 के IAS 21 के साथ क्या मतलब IAS 40 विद IAS 21 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड फॉरेन करेंसी एक पेज आगे आइएगा बल्कि सॉरी इसी हेडिंग में इसी जो हेडिंग है उसके नीचे पहले एक क्वेश्चन है जो पेज नंबर 379 के पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्वेश्चन इसी हेडिंग में और फिर एक पेज आगे जाएंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेज नंबर 382 पे वो फिर क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के साथ तो रिवैल्यूएशन थोड़ी याद है सही लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो सिंपली बस कॉन्सेप्ट यही है ना कि हर साल के एंड पे अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लेना डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी सरप्लस में कोई ट्रांसफर नहीं होना मेरा ख्याल यही मेन चीज है ऐसे ही लेकिन मेन जरा थोड़ा सा मसला है उसका IAS 16 की रिवैल्यूएशन का उसमें अगर सरप्लस आ जाए तो इक्विटी का पार्ट है लॉस आ जाए प्रॉफिट लॉस में है फिर सरप्लस पड़ा याद है लॉस आ जाए इन चीजों की जरूरत रहनी है तो मेरा ख्याल है कि इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इसी वक्त तो IAS 21 का तो इसमें इतना इशू नहीं है सवाल इसके कि जो फेयर वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी से अपने लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेनी है लेकिन उसके बाद जो रिवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्रीज है और मेरा ख्याल है कि आपको इन्हीं 2-3 दिनों में अभी हम पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा काम नहीं तो इन 2 क्वेश्चंस को अगर होमवर्क रखें मैं मंडे को डिस्कस करूंगा तो पेज नंबर 379 वैसे तो 1 घंटे का मैक्सिमम काम है लेकिन आजकल अगर आप काफी ज्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में तो मंडे तक जरूर कर लीजिएगा मंडे वाली क्लास संडे को जरूर टाइम निकाल दीजिएगा ठीक है सर तो कौन कौन से पेज पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ और जरूर कीजिएगा ये चीजें अगर रिफ्रेश ना हो सके तो ऐसे ही आगे जाकर फजूल में टाइम वेस्ट होगा पेज नंबर 379 एंड पेज नंबर 382 पे IAS 16 विद IAS 21 और एक IAS 40 विद IAS 21 प्लीज रिवाइज जरूर करना एक मिनट ठीक है पहली बात तो ये काइंडली ध्यान में रखिए जी बेटा वो जहां जहां गलत होगा मुझे बता दीजिएगा लेकिन काइंडली पहले रिवाइज कर दीजिएगा अच्छा अब कितने लोगों का ये ख्याल है कि उन्हें रिवैल्यूएशन IAS 16 की याद ही नहीं है मेरा ख्याल बहुत से लोगों का ये ख्याल होना चाहिए तो आप लोग बेटा इस तरह कीजिएगा पेज नंबर 133 निकालना इन हजरात को रिवैल्यूएशन भूली हुई है सरप्लस आ जाए लॉस आ जाए एक क्वेश्चन मेरा ख्याल और रखें ये भी पुराना जरा रिवाइज करें पेज नंबर 133 होना और जिनके पास बुक बेटा है भी नहीं ये जो मैं पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपने ना आपने पहले भी कभी शायद किया हुआ FA1 वगैरह में तो पेज नंबर 133 पे तो पेज नंबर 133 पे एक मिनट नहीं एक कम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन को मिस कम कर रहा हूँ पेज नंबर 149 अगर किसी के पास ये अभी बुक आप में से है नहीं अवेलेबल तो ये हो सकता है आपने FA1 में ऑलरेडी किया हो ओमेगा केमिकल्स के नाम से क्वेश्चन
149, तो इसको मेरे ख्याल में रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें सरप्लस भी है, लॉस भी है, डिस्पोजल भी है, तो इसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा और देन फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज जरूर कीजिएगा, ये ना ख्याल रखिएगा कि मुझे आता है, अच्छी बात अगर आता है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो मीन वाइल जरा काइंडली उसी डिस्कशन पे आने जो कल हमने स्टार्ट की। तो घर के लिए क्या क्या दिया, पेज नंबर 149 और देन फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 2 पेजेस में आने वापस। अब्दुलरहमान ये मुझे जरा याद करो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर। मीनवाइल आई 12 की तरफ आ गए और जो 4-5 पॉइंट्स पढ़े थे अपने सेकंड पेज पे वो जरा रिवाइज करो। बोरिंग कॉस्ट की डिस्कशन मैंने स्टार्ट की थी, वो मैं दोबारा वहीं से शुरू करता हूँ। आप फर्स्ट 7 पॉइंट्स एक नजर देखना, तो कल से रिलेटेड अगर कंफ्यूजन है तो पहले वो रिजॉल्व करें। आप कुछ कह रहे थे शायद, अच्छा उसमें क्या है बताइए। जी नहीं, रिवैल्यूएशन जो हुई है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से इक्विटी का पार्ट है। जी जी वो उसी में रहेगा, तो कोई देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेग्रीगेशन ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज गेन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस। पहले तो कभी भी नहीं किया, मैं बताया कि रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में अगर कोई सरप्लस या लॉस आए तो उसी के अंदर ही एक्सचेंज गेन लॉस का फैक्ट भी होगा, उसे सेग्रीगेट नहीं करना। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 21 टू सेग्रीगेट सरप्लस एंड फेयर वैल्यू गेन, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज गेन, और इवन अगर लॉस भी है तब भी लॉस है या सरप्लस है मिक्स ही होगा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेग्रीगेशन। वही आपने रिवैल्यूएशन की जो डिफरेंस है वही सरप्लस है लॉस स्टोरी है, बाकी अब अपने आप को कंफ्यूज कर रहा है। अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है मैं कर लेना था, लेकिन देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज सच। लॉस के अंदर अगर कोई इफेक्ट है वो भी वही प्रॉफिट लॉस में जाएगा, अनलेस सरप्लस पड़ा तो वो वहीं जाएगा। तो सिर्फ उसमें अपनी जो चीज याद रखनी दैट इज कि जिस दिन आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन फेयर वैल्यू के फॉरेन करेंसी में तो स्पॉट रेट को यूज करके लोकल करेंसी बना लें एंड नथिंग एल्स, एवरी अदर थिंग इज सेम। अगर IAS 40 है तो IAS 40 के मुताबिक, और IAS 16 है तो IAS 16 के मुताबिक। ये फर्स्ट 7 पॉइंट्स में कुछ नहीं। चले थे ये बोरिंग कॉस्ट में। बोरिंग कॉस्ट में अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस करता है। जब क्वालिफाइंग एसेट, और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो हमने भी क्या करना है हमने क्या करना है, हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और टैक्स वालों ने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो हमने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, उन्होंने इवन देन एक्सपेंस किया। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन in income tax ordinance. It is purely an accounting concept as per IAS 23. आप लोग इस तरह करें कि मैंने बोरिंग कॉस्ट की डिस्कशन स्टार्ट की थी, जरा पेज नंबर 72 देखो। पेज नंबर 72 के स्टार्ट में बोरिंग कॉस्ट के नाम से स्टार्ट से शायद एक लाइन नीचे आपको एक हेडिंग मिलेगी। कल जो बात हो रही थी as per IAS 23 boring cost मिले, as per IAS 23 boring cost is recognized as an expense unless it relates to a qualifying asset. However, it is treated as an expense in income tax ordinance. तो ये तो वही बात रिपीट हुई। देन एक छोटी सी वर्किंग दोबारा रिवाइज करना है। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है। इसकी तरह की एंट्री बताएंगे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की। देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, कैश या पेबल क्रेडिट।
एक्सपेंस डेबिट, कैश अवेलेबल क्रेडिट। तो अगर कैपिटलाइज करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय बस एसेट डेबिट। तो अगर एसेट डेबिट कर लेंगे आप तो देन फिर हमारा प्रॉफिट इस इंटरेस्ट की वजह से इफेक्ट नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल 12 लाख अज्यूम किया हुआ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो 20,000 का हमने क्या किया, कैपिटलाइज किया। तो अगर हमने कैपिटलाइज किया तो हमारे इस 12 लाख के प्रॉफिट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। दोबारा सोचना सही है। लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं है, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसने एक्सपेंस बनना, तो क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्यों करनी पड़ेगी? हमने पहले लेस नहीं किया हुआ, लेकिन टैक्स वाले इसे लेस करना चाहते हैं, तो क्या करें फिर? लेस कर दो। लेस करके क्या फाइंड आउट करना? टैक्स ऑफ प्रॉफिट, और फिर रेट अगर अवेलेबल हो तो करंट टैक्स निकालना। ऐड क्या करेंगे? ऐड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है ऐड करनी पड़े, हमने पहले कुछ किया ही नहीं है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं इसे एक्सपेंस बनाएं। तो व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कैलकुलेट हुआ। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर कैलकुलेट हुआ तो वाइस 23 सेज कि बोरिंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर हम कैपिटलाइज कर लेंगे तो इस अमाउंट का इफेक्ट फिर हमारे प्रॉफिट पे नहीं आया होगा, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इफेक्ट आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए? एक एक्सपेंस लेस कर। भाई ने कल एक बात की थी, क्वालिफाइंग एसेट एक एसेट होता है जो फिलहाल बन रहा हो। तो अगर एसेट बन रहा है तो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तो फिलहाल अभी डेप्रिसिएशन का इशू नहीं आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट कंप्लीट हो गया था, लेट्स अज्यूम 6 मंथ्स बन रहा था और 6 मंथ्स के बाद ड्यूरिंग द ईयर ये अवेलेबल फॉर यूज हो गया था, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की होगी, उसको हम लेस कर देंगे। रिमेनिंग 6 मंथ्स की आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, और वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर टैक्स डेप्रिसिएशन से डिफरेंट है तो उसका वही होगा जो होना है, हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन का इशू है तो वैसे ही ट्रीट होगा जैसे हमने पहले पढ़ा। तो इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, एक सेकंड, बोरिंग कॉस्ट को लेस कर, ठीक। लेकिन अब बात जरा कंप्लीट करना, जरा इसको जरा आगे बढ़ाएं, जरा डिस्कशन को इसी पेज पे आगे चलते जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग मिलेगी आपको कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस इन केस ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। एक मिनट जरा पीछे आइएगा, जहां कल हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 70 पे। पेज नंबर 70 के एंड पे स्पेस अवेलेबल है, दो जरा डेफिनेशंस फाइनल करें जरा। कैरिंग अमाउंट किसे करते हैं? और टैक्स बेस किसे करते हैं? आज जरा इनकी कम्प्रिहेंसिव जरा डेफिनेशंस लिखना, और फिर कल जो मैंने बात की थी उसके साथ रिलेट कर। कैरिंग अमाउंट असल में कहते हैं अमाउंट एट विच एन एसेट और लायबिलिटी amount at which an asset or liability is presented, amount at which asset or liability is presented in statement of financial position prepared in accordance with accounting standards IFRS. Amount at which an asset or liability is presented in statement of financial position, और कौन सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? जो स्टैंडर्ड्स को जहन में रख के बनाई,
क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही ज़हन में रख के बनानी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इन सब स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्ड्स ज़हन में रख के ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। स्टैंडर्ड ज़हन में रख के अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो एसेट्स लिखे हैं, जो लायबिलिटीज लिखी हैं, उनके सामने जो अमाउंट्स आ रहे हैं वो अमाउंट्स क्या कहलाती हैं? कैरिंग अमाउंट। तो YWDV इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। YWDV ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट, क्योंकि उसी ने बैलेंस शीट में आना है। या WDV भी एसेट बैलेंस शीट में आना है, लेकिन कौन सी WDV? कौन सी WDV? जो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करके, ऐसे ही सर। तो मेरी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम एक तरह कॉम्प्रिहेंसिव बात कर रहे हैं। क्या मेरी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि स्टॉक की कैरिंग अमाउंट भी होती है? क्या स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है सर? कौन सा? डेफिनेटली स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्या डेटर्स की कैरिंग अमाउंट भी होती है? क्या कैश की भी होती है? क्या क्रेडिटर्स की भी होती है? क्या लोन की भी होती है? क्या सेल्स की भी होती है? क्या एक्सपेंसेस की भी होती है? किन चीजों की कैरिंग अमाउंट होती है? एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जितनी फिगर्स लिखी हुई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिगर्स कहलाती हैं कैरिंग अमाउंट। क्लियर? अब टैक्स बेस किसे कहा था कल मैंने? जरा ढूंढे और अपने पास अपने रजिस्टर में। नहीं, कल मैंने टैक्स बेस एक सिंपल सा वर्ड यूज किया था कहीं, डिस्पोजल में। मैंने कैसे फाइंड आउट की थी टैक्स बेस ऑफ डिस्पोजल? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस तरह लिखूं, अमाउंट एट विच an asset or liability is presented in statement of financial position, लेकिन कौन सी statement of financial position? Prepared in accordance with income tax ordinance. इसी तरह अगर एक बैलेंस शीट विजुलाइज की जाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विजुलाइज की जाए, सोची जाए, लेकिन क्या जहन में रखे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में रखे। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में रख के जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स नजर आ रही होंगी, वो फिर कैरिंग अमाउंट्स नहीं कराएंगी, वो टैक्स बेस्ड। हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा बनानी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन इस डिस्कशन में, इस टैक्स की डिस्कशन में, हमें कभी कभी विजुलाइज करनी पड़ेगी एक टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कोई बैलेंस शीट सोचेंगे तो उस बैलेंस शीट में जो हमें फिगर्स नजर आ रही होंगी, हमारे ज़हन में आ रही होंगी, वो फिगर्स क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? कैरिंग अमाउंट कौन सी फिगर्स कहलाएंगी और टैक्स बेस कौन सी फिगर्स कहलाएंगी? ये शायद उसी तरह से पूछा है जिसका अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या चीज है? एक ऐसा प्रॉफिट जो स्टैंडर्ड्स को ज़हन में रख के आ रहा है। और टैक्सेबल प्रॉफिट कौन सा है? जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे। हमने हमेशा इनकम स्टेटमेंट बनानी कैसे, लेकिन जब हम पहुंचेंगे टैक्स की वर्किंग पे तो देन फिर वहां जाके हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ज़हन में लाएंगे। लेकिन जब टैक्स की वर्किंग कर लेंगे तो फिर टैक्स की बहस खत्म हो गई, उसकी एंट्री कर लेंगे और दोबारा अकाउंटिंग की तरफ वापस आके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल देंगे। है कि ज़हन में? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर करंट टैक्स की वर्किंग करने के लिए हम नोट्स में जाएंगे कहीं, फिर फाइंड आउट करके फिर वापस आ जाएंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के फिर रिटेन अर्निंग्स में पहुंच जाएंगे। तो हमारी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा स्टैंडर्ड्स की बेस पर बनेंगी।
लेकिन टैक्स की डिस्कशन करते हुए कभी कभी हमें टैक्सेबल प्रॉफिट सोचने पड़ेंगे, ऐसे प्रॉफिट्स जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और कभी कभी एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ेगी। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यूज हमारे जहन में आ रही होंगी उनको फिर हम कैरिंग अमाउंट की बजाय टैक्स बेस का नाम क्लियरली याद रहेगा। मतलब मैंने कल कोई टैक्स बेस अज्यूम किया आपके सामने, एक मिनट देखिएगा जरा फिगर्स। मैंने इस 4 लाख को टैक्स, क्योंकि ये जो फिगर फाइंड आउट हुई है ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुई, मैंने इस फिगर को कैरिंग अमाउंट क्यों कहा, क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट एंड सिंपल इज दैट। तो अब यही मैंने बहस करनी है आपसे दोबारा, पेज नंबर 32 पे आएगी। ये क्लियर है नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो बोरिंग कॉस्ट अगर कैपिटलाइज हुई अकाउंटिंग में, तो क्या फिर ये रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में फिगर आ रही होगी? अब हेडिंग हमारी है कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस इन केस ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। सबको मिल गया प्लीज? अब पहले आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आईएफआरएस और फिर अपोजिट साइड पे लिखा हुआ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एक सेकंड, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नीचे जो लिखा हुआ छोड़ दें, आईएफआरएस की तरफ। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो भी बन रहा हो, तो उसके लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, सीडब्ल्यूआईपी के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज एक बिल्डिंग बना रहे थे लेकिन अभी बन रही थी, कंप्लीट नहीं हुई, तो दैट बिल्डिंग विल बी कॉल्ड एज कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। और ये मैं कुछ अज्यूम्ड फिगर सामने लिख रहा हूँ। सपोज इस बिल्डिंग पे मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स 5 लाख रुपए के लग गए हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं, सीमेंट, लेबर, खर्चे मिला के कितने रुपए का खर्चा हो चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट खर्चा नहीं है, कुछ और भी होना है, देयरफॉर इसका नाम भी वर्क इन प्रोसेस है। ठीक है? यहाँ पे अब ऊपर वाली लाइन से लिंक्ड है, हमने कितने रुपीस को कैपिटलाइज कर लिया था, तो कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट में हमने ऐड कर लिया था। तो व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस बिल्डिंग इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? व्हाई दिस 520,000 इज कैरिंग अमाउंट? देखिए थोड़ा सा हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना, हमने वही बच्चों वाली डेफिनेशन के कैरिंग अमाउंट हमेशा मतलब डब्ल्यूडीवी। वैसे डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला क्या है? अगर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ना हो फिर कॉस्ट डब्ल्यूडीवी। तो यहाँ डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है इस वक्त? कभी बन रहा है, एसेट बन रहा है, डेप्रिसिएशन कब शुरू होती है? तो 520,000 क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट हुआ, 20,000 बोरिंग कॉस्ट जमा करके आईएस 23 के मुताबिक, देयरफॉर इसका नाम है कैरिंग अमाउंट। एनी एतराज, एनी कंफ्यूजन? अब जरा आगे राइट साइड पे यहाँ लिखा हुआ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एंगल से जरा एक बैलेंस शीट जहन में बनाने की कोशिश करें। एसेट्स, लायबिलिटीज, बिल्डिंग पे मटेरियल लग जाए, लेबर लग जाए, ओवरहेड्स लग जाए, टैक्स वालों को इस अमाउंट के कैपिटलाइज होने पे कोई एतराज नहीं। ठीक, हम एक एसेट बना रहे हैं, उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अगर लग रहे हैं तो ये टैक्स वाले भी मानते हैं कि ये आपके एसेट का हिस्सा है। उनका हमारे साथ इख्तलाफ कहाँ है? बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन। तो वो क्या चाहते हैं कि एक्सपेंस ही डेबिट हो, चाहे ये बोरिंग कॉस्ट का क्वालिफाइड एसेट से रिलेटेड। तो देयरफॉर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक बैलेंस शीट विजुलाइज करें तो वहां बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ना होने की वजह से 5 लाख एज इट इज विल बी कॉल्ड एज टैक्स बेस। बात समझ आई मेरी? कहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे अकाउंटिंग और टैक्स में? मींस कोई इतराज नहीं एक दूसरे के साथ। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से मराद अदर देन बोरिंग कॉस्ट अगर कोई खर्चा हो रहा है एसेट बनाने पे, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स। वेयर इज द डिफरेंस? कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। हम कैपिटलाइज करते हैं, देयरफॉर वो अमाउंट एसेट की कॉस्ट में आ जाएगी, और टैक्स वाले कैपिटलाइज नहीं करते, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20,000 बैलेंस शीट में, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में नजर ना आने की वजह से व्हाट इज फाइनल कैरिंग अमाउंट? 520। व्हाट इज फाइनल टैक्स बेस?
What is final tax base? Why this 520 is different for 5 lakh? Because of capitalization of the borrowing cost in accounting and non-capitalization of borrowing cost in income tax ordinance. समझ आया था यहाँ तक? अब एक स्टेप जरा और थोड़ा सा आगे जरा जाके देखते हैं। यहाँ तक जो फिगर्स हमारी आई है 520 और 5 लाख, जब भी कभी ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, जब भी कभी ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, तो क्या फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? क्या वो डेप्रिसिएशन टैक्स वाले अलाउ करेंगे? नहीं, क्या डेप्रिसिएशन टैक्स वाले अलाउ करेंगे? लेकिन हम चार्ज करेंगे 520 पे बेस्ड ऑन दीस फिगर्स फ्यूचर में, और वो अलाउ कितने पे करेंगे? 5 लाख पे। देयरफॉर हमारी फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन में डिफरेंस होगा। हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया करेंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर। तो हमारी फ्यूचर में डेप्रिसिएशन ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि हमने बोरिंग कॉस्ट को फिलहाल कैपिटलाइज कर लिया, वो हमारे एसेट कॉस्ट का हिस्सा बन गया। इसकी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कम होगी। इसकी कम होगी सर, क्यों कम होगी? क्योंकि उन्होंने वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की जो हमने कर दी। एक सेकंड जरा हिम्मत करके देखा जरा, करंट ईयर के एंगल से सोचा है, फिगर सामने रखा। करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट ज्यादा क्यों? हमारा 12 लाख है, उनका 11,80,000 आ रहा है। हम कौन है? एक मिनट, हम और वो जरा डिसाइड कर रहे हैं। हम कौन है? हम अकाउंटेंट्स हैं, और वो कौन है? वो टैक्स वाले हैं। हमारा प्रॉफिट कितना है? 12 लाख। उनका कितना निकल रहा है? उनका कम क्यों निकल रहा है? तो उन्होंने ये 20,000 इसी साल अलाउ कर दिए, तो डेफिनेटली अब ये 20,000 वो फ्यूचर में अलाउ नहीं करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। उन्होंने इस 20,000 को कब खर्चा बना लिया? इसी साल, देयरफॉर फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। और हमने इस 20,000 को फिलहाल खर्चा एक्सपेंस के तौर पे नहीं बनाया, हमने इसे कैपिटलाइज कर लिया, और देयरफॉर हम अकाउंटेंट्स इसे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। क्लियरली बात समझ आती है सर? लेकिन क्या ये जो डिफरेंस हम अकाउंटेंट्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के दरमियान क्रिएट हुआ है, ये टेम्परेरी है? टेम्परेरी से मीनिंग क्या होगा? उन्होंने एक्सपेंस इसी साल बना लिया है, और हम कब बना लेंगे? जब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज करें। टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी किसे कहते हैं? जो वक्ती तौर पे फर्क है। क्या ये डिफरेंस रिजॉल्व हो जाएगा सर? कब रिजॉल्व होगा? जब फ्यूचर में हम डेप्रिशिएट करें। तो आई होप कि कल कुछ क्वेश्चन आपके जहन में थे, अब सारे फिलहाल जहां तक बात हुई है क्लियरली फॉलो कर लिया आपने। सर जी मैंने ये नहीं कहा कि अगले साल खत्म हो जाएगा सर, मैंने कहा अगले सालों में खत्म। अगर इस बिल्डिंग की लाइफ 50 साल होगी, तो क्या 50 साल में ये खर्चा एक्सपेंस आउट हो जाएगा? तो आफ्टर 50 years this difference will be resolved. मैं टेम्परेरी लफ्ज वापस ले लेता हूँ, और तो नहीं इतराज कोई? टेम्परेरी का मतलब होता है अगले साल खत्म हो जाएगा। वापस आइए सर पेज नंबर 70 में। जी पॉइंट नंबर 10 में तो फाइनली कंफ्यूजन, बस ये एंगल आपने याद रखना है कि अगर हमने कैपिटलाइज किया हुआ है, पॉइंट नंबर 10 की रो में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, तो इवन देन टैक्स वाले उसे अलाउ नहीं करेंगे कैपिटलाइज करना, और वो क्या ही अलाउ करेंगे? एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। चलो आगे। लेकिन आगे का मतलब ये कि हमने पॉइंट नंबर 8 और 9 छोड़े थे, तो पहले तो वापस आ रहे 9 सॉरी 8 का एक लफ्ज यहाँ यूज हुआ था, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी। फिलहाल इस तरह करें, इसके साथ जरा लेफ्ट साइड पर जगह बन जाए थोड़ी सी। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी से यह मुराद है ग्रेजुटी पेपर, बाकी ये ग्रेजुटी होती क्या ये मैं बताता हूँ। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी मीन्स ग्रेजुटी पेपर, बाकी एग्जैक्टली इस ग्रेजुटी का मीनिंग क्या है, सॉरी प्रोविजन क्यों लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद डिस्कस करेंगे। जब भी कभी प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी वर्ड आए तो काइंडली फिलहाल आपके जहन में क्या आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट
ग्रेजुटी पे का। थोड़ा पेज नंबर 71 पे आ जाए। ग्रेजुटी क्या होती है और प्रोविजन क्या होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसका साइंस क्या है, जरा पेज नंबर 71 पे आ जाए। कुछ एंट्रीज भी लिखी हुई हैं, उसकी बेस पे डिस्कशन करते हैं। ये पेज नंबर 71 के भी कुछ स्टार्ट में लिखा होगा ग्रेजुटी, तो आप जरा काइंडली साथ साथ रहिएगा, 2-3 पेजेस में एक्सप्लेनेशन हुई। ग्रेजुटी किसे कहते हैं? अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट और टर्मिनेशन। देखिए कंपनी सभी जब एम्प्लॉय को रखती है तो एक तो उनकी मंथली सैलरी होती है, फिर ईयरली समटाइम बोनस भी होता है। तो एम्प्लॉय अगर एक्स्ट्रा टाइम में काम करे तो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर हम सैलरी वर्ड में लाए तो मंथली सैलरी भी है, बोनस वगैरह भी है, ओवर टाइम भी है, फिर बाकी अलाउंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दोस अमाउंट्स पेड बाय कंपनी टू एम्प्लॉइज, समटाइम रिटायरमेंट पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी एम्प्लॉय को इकट्ठे दिए जाते हैं। तो फिर पेंशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, सुना है उसका भी, प्रोविडेंट फंड भी कोई चीज है। लेकिन हम उन दो की बजाय किसकी बात कर रहे हैं? तो ग्रेजुटी एक लंप सम अमाउंट एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या अगर रिटायरमेंट से पहले ही वो जॉब छोड़ दे तो उस वक्त इकट्ठी पे की जाती है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय अगर 15 साल गुजारेगा तो 15 सालों की जो भी डिसाइड हुई हो कि पर एनम फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज को देने, तो मल्टीप्लाइड बाय 15 जितने साल उसके गुजर गए होते हैं, वो जो भी अमाउंट बनेगी 10,000 इंटू 15 फॉर एग्जांपल 1,50,000 हो जाएगी। ये अमाउंट इकट्ठी पे की जाती है एट द टाइम ऑफ जब एम्प्लॉय बिजनेस से, कंपनी से छोड़ के जा रहा होता है, चाहे उसकी रिटायरमेंट हो जाए या वो किसी वजह से बिजनेस में जॉब फर्दर नहीं करना चाहता और जॉब छोड़ के जा रहा हो। तो दोबारा पढ़ने जरा इसको ध्यान में रखते रहो। व्हाट इज ग्रेजुटी? अमाउंट पेएबल टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ। अब इन पैसों ने कब पे होना? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टर्मिनेशन, इकट्ठा पे होना। लेकिन इस अमाउंट को कंपनी का एक्सपेंस कब बनना? क्या एक्सपेंस जैसे जैसे सर्विसेज एम्प्लॉय दे रहा होगा साथ साथ रिकॉर्ड होना चाहिए, या एक ही दफा जब पेमेंट होगी तब रिकॉर्ड होना चाहिए? तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, हम अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे, और पेमेंट जब एक दफा ही होगी तो सर फिर अपनी लाइबिलिटी खत्म करेंगे। अब इसकी काउंटिंग पढ़ने में से एंट्रीज पे आएगा, बट विल बी द एंट्री व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ये समझ आता है प्लीज? एज द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन ईयरली बेसिस, क्या एक्सपेंस साथ साथ ही रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या एंट्री हो जाएगी तो साथ साथ ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट एंड ग्रेजुटी पेबल क्रेडिट। कब तक एंट्री होती रहेगी? ईयर वाइज, जब तक एम्प्लॉय है उसके जो भी ग्रेजुटी ईयर वाइज बनती होगी उस अमाउंट की हर साल के एंड पे हम ये एंट्री रिपीट करते चलेंगे। इट मींस हर साल का खर्चा हर साल रिकॉर्ड हो जाएगा, और लायबिलिटी मींस ग्रेजुटी पेबल की अमाउंट एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। और फिर जब भी कभी वो एम्प्लॉय बिजनेस में से कंपनी छोड़ के जाएगा तो हम पेमेंट के वक्त पे एंट्री क्या कर देंगे? क्या एंट्री कर देंगे सर? पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। So what is the double entry of gratuity expense? Expense debit payable credit, and what is the entry of gratuity paid? यहाँ तक एक नजर देखें, आगे ना जाइएगा कोई कंफ्यूजन। Any confusion? देन इसके बाद ट्रीटमेंट आता है। हमने तो इसे एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया, लेकिन टैक्स वाले पिछले पेज पे नंबर 8 के सामने पढ़ो। जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस ग्रेजुटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। लेकिन ये जो बेटा ग्रेजुटी का खर्चा है ये टैक्स वाले अलाउ तो करते हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे अलाउ नहीं करते, कैश बेसिस पे अलाउ करते हैं। इट मींस वो सालाना जो अमाउंट है ईयर वाइज उसको एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे, वो एक ही दफा जो लंप सम पे करेंगे उसको अलाउ करते हैं जब हम पैसे दे देंगे। तो ग्रेजुटी एक्सपेंस अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डेड है, लेकिन टैक्स में ये कैश बेसिस पे अलाउ है। ये कैश बेसिस से यहाँ क्या मतलब है? जब पेमेंट करें तो मैं लिख रहा हूँ डिडक्टेबल ऑन कैश बेसिस मींस व्हेन पेड।
जैसे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होगी कंपनी में, क्या एंट्री कराएंगे? जब कभी पेमेंट होगी तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम अपनी लायबिलिटी खत्म करके कैश क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब कभी पेमेंट होगी तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या बनेगी? जब कभी पेमेंट होगी तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। उन्होंने पहले एक्सपेंस बनाया नहीं होगा, तो वो एक्सपेंस बनाएंगे ही कब? जब पेमेंट हो। और हम कब एक्सपेंस बनाएंगे? एक्रूअल बेसिस पे जब सर्विसेज रेंडर हो रही है। तब फॉर एग्जांपल 2020 में आप हैं, 2020 में आप हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को ज़हन में लाएं। लेट्स से 4 लाख 2020। क्या इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमने कोई साल अगर ग्रेजुटी का एक्सपेंस था तो वो लेस किया होगा? अब देखें, ये जो ग्रेजुटी का एक्सपेंस है ना, इसकी भी उसी तरह से सेग्रीगेशन होती है जिसमें सैलरी की। मसलन गौर से सुनना होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़हन में लाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पता है सर आपको, हिम्मत कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही होती है, क्या उसमें फैक्ट्री के एम्प्लॉइज की सैलरी होती है? तो ग्रेजुटी भी इसी तरह जो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज की होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा होगी। अगर हेड ऑफिस के एम्प्लॉइज की है तो एडमिन एक्सपेंसेस का हिस्सा होगी। और अगर सेलिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस में होगा। इन अदर वर्ड्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले पहले पूरे बिजनेस का जो ग्रेजुटी एक्सपेंस का खर्चा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट भी अगर हुआ होगा तो ऑलरेडी लेस हो चुका होगा ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। समझ आता है? लेकिन जो अक्रूवल बेसिस का एक्सपेंस है वो टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पर्सन रिटायर हुआ, उसको अगर पैसे दिए ग्रेजुटी पेड के, तो क्या वो इस साल खर्चा अलाउ हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो फॉर एग्जांपल हमारा ग्रेजुटी का एक्सपेंस इस साल था 2 लाख रुपीस, और कुछ आउट गोइंग एम्प्लॉइज को हमने इस साल ग्रेजुटी पे की है, सपोज 1,50,000। ये बात क्लियरली समझ आती? ये 2 लाख क्या है? नहीं, ये है कि मतलब ये क्या है? ये सर्विसेज की बेस पे जो एम्प्लॉइज की ग्रेजुटी इस साल बनती है वो, और पेड मींस क्या है? क्या इन्हीं को पे कर दी है? इनमें से भी अगर कोई रिटायर हुआ है तो उसको भी शायद दी है, और कोई पुराने भी अगर थे तो उनको जो पैसे दिए वो पेड। तो जब मैं कभी ग्रेजुटी एक्सपेंस वर्ड बोलूंगा तो उससे मुराद हमारी क्या होगी कि हम अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, और ग्रेजुटी पेड से हमारी मुराद क्या होगी कि उन आउटगोइंग पर्संस को पैसे देने की बात हो रही है जो इस साल बिजनेस से रिटायर या टर्मिनेट होकर जा रहा है। जी सर, अब ये बताएं प्लस माइनस क्या करें? 2 लाख क्यों लेस करूं? ऐड क्यों करूं? पहले लेस किया होगा। लेकिन ग्रेजुटी पेड का क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसे दोबारा, ग्रेजुटी एक्सपेंस का क्या करूं? एड बैक, कोई कंफ्यूजन? ग्रेजुटी पेड का क्या करूं? ये पहले लेस हुई होगी ना यार। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ग्रेजुटी एक्सपेंस? एक्सपेंस डेबिट किया होगा हमने, पेबल क्रेडिट किया होगा। क्या इस डबल एंट्री से हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आया होगा? क्या कम हुआ? व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ग्रेजुटी पेड? पेबल डेबिट। पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होने से कहाँ कहाँ फर्क गया होगा, कहाँ कहाँ इफेक्ट गया होगा? एक लाइबिलिटी कम हुई है और ऑपोजिट साइड पे एक एसेट कम हुआ है। इट मींस पेड की एंट्री हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर रही होगी ऑलरेडी। समझ आती है मेरी बात? इन दोनों एंट्रीज में से सिर्फ किस एंट्री ने हमारे इस प्रॉफिट को अफेक्ट किया होगा? एक्सपेंस वाली एंट्री ने। तो एक्सपेंस लेस हुआ होगा, हम एड बैक कर देंगे। लेकिन ये 150,000 क्यों लेस करेंगे? हमने लेस किया नहीं हुआ और ना हमने करना था, हमारी तो लायबिलिटी कम हुई है, लेकिन हम पहुंचना चाहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक। तो कौन लेस करवाना चाहता है? टैक्स वाला। तो हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। और लेस क्यों कर रहे हैं? ये अलाउड। क्या की बजाय क्या अलाउड है? अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस की बजाय पेमेंट बेसिस पे ये एक्सपेंस टैक्स में होगा। क्लियर है एड्रेस? तो ये फिगर क्या आ जाएगी जो भी आएगी यहाँ?
नहीं, जो भी आएगी इसका नाम क्या है, टैक्सेबल लिखे रखें रजिस्टर। ये दोनों मैंने एंट्रीज लिखी है काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये देख, ऐसे नहीं, दोनों एंट्रीज मेरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग। अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सोचें तो 2 लाख की दोनों एंट्री करनी नहीं, 1.5 लाख की वो एक्सपेंस डेबिट एंट्री करेंगे, तो मैंने उसी के एंगल से तो नेगेटिव किया। हमारी ये जो 7 एंट्री लिखी हुई है 1.5 लाख के अगेंस्ट, ये तो लाइबिलिटी को कम कर रही है और एसेट को कम करी कैश वाला, लेकिन ये नेगेटिव क्यों किया, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सपेंस है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाख खर्च है और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1,50,000 खर्च है। ठीक है, ये अमाउंट्स डिफरेंट क्यों है, क्या अक्रूवल बेसिस पे जो खर्चा है और जो पैसे आपने रिटायरिंग एम्प्लॉइज को दिए हैं उनमें फर्क हो सकता है? ठीक है ना, प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो फाइनली सर जी सेंटेंस जो याद रखना, दैट इज, नोट कर लिया, तो लिख तो नहीं रहा। फाइनली जो सेंटेंस ऑफ ग्रेविटी के हवाले से आपने याद रखना, दैट इज पेज नंबर 71 पे है, जहां एंट्री थे उसके नीचे ट्रीटमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स लिखा होगा, बैड डेट्स की हेडिंग से जस्ट ऊपर, जहां एंट्रीज देखें उसके फौरन बाद। तो करंट टैक्स में सिंपली हमने क्या करना, ग्रेजुटी एक्सपेंस एड बैक हो जाना और ग्रेजुटी पेड ने, ग्रेजुटी पेमेंट ने लेस हो, तो क्या ऐड बैक करके क्या लेस कर देंगे, ग्रेजुटी एक्सपेंस ऐड बैक हो जाता है और ग्रेजुटी पेड डिडक्ट हो जाएगी, मींस लेस हो जाएगी। मिल गया सबको सेंटेंस? एक नजर रिवाइज कर ले, कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता। बेटा हमने उसे एक्सपेंस बनाया होगा और देयरफॉर ही ऐड बैक किया है, तो जब पेमेंट की है तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक्सपेंस, तो अपना हमने ऐड बैक कर दिया, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंस है वो लेस किया, इसलिए जो ऐड बैक कर दिए, जो हमने एक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस बनाया था उसका इफेक्ट पहले कैंसिल हो जाए और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमाउंट एक्सपेंस होनी चाहिए वो लेस हो जाए। ठीक है, ये जो ऐड बैक कर रहे होते हैं, ऐड लेस कर रहे होते हैं, इसका मकसद क्या होता है कि जो पहले हो चुका है उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। मतलब 2 लाख जरा देखें नहीं सर, 2 लाख ऐड करने की सेंस क्या है, पहले लेस हुआ तो ऐड करने से क्या होगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और उसकी जगह फिर कौन सी अमाउंट लिख लेंगे जो हमें अलाउड है। ठीक है जी, अगर सर जी इस वक्त रेलिवेंट होता यकीन माने मैं बताता, तो अगर वो हो या वो हो दूसरा वो भी होगा, फिलहाल अगर ये हो जाए तो ये हो। तो सर मैंने शायद कल बात की थी कि हमें बहुत ज्यादा भी टैक्स की तरफ नहीं जाना, वो तो फिर इनकम टैक्स का पेपर बन जाएगा, उस इनकम टैक्स में से हमसे अकाउंटिंग से जो रेलिवेंट चीजें उसका हमें बस आइडिया होना। तो बाकी तो डेफिनेटली आप लोगों को टैक्स सारा सही तरह याद होगा। देन सर ये तो वापस आ रहे, ठीक है जी, प्लीज फाइनली नंबर 8 में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
देन सर इसके बाद एक आ रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। कुछ याद है अलाउंस? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस के लिए फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी शायद बड़ी कभी वही होगा रहता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो क्या अकाउंटिंग में कोई एस्टिमेटेड बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है? लेकिन टैक्स में बेटा एस्टिमेटेड बैड डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अलाउंस और प्रोविजन इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट्स माने तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से बैड डेट्स मानेटेड बेसिस पे डेटर्स को रेट लगा के 5%, 10%, 2% एक अमाउंट कैलकुलेट करके उसकी डबल एंट्री कर लेते हैं बैड डेट्स डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बोला जाता है वर्ड, और प्रोविजन की जगह अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी बोला जाता है, इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंस अलाउ नहीं होते। टैक्स वाले बैड डेट्स अलाउ करते हैं, लेकिन वो वेट करते हैं जब तक एक्चुअल बैड डेट्स ना हो। व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअल बैड डेट्स? कंफर्म होते हैं, रिटर्न ऑफ भी उसके लिए वर्ड है, बिल्कुल सही आपके ज़हन में है। कंफर्म हो जाएंगे अगर बैड डेट्स, तब तो वो एक्सपेंस अलाउ करेंगे, लेकिन कंफर्म होने से पहले बैड डेट्स अलाउ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते। हम क्या कंफर्मेशन का वेट करते हैं, या हम एस्टिमेटेड बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं? अब ये जो डिस्कशन अब मैंने करनी है आपसे, क्योंकि जरा पुरानी बातें ज़हन में शायद सही तरह ना भी हो, तो जरा रजिस्टर का इतना एक्सप्लेन करूंगा। और प्लीज इस बात को बहुत सीरियस लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली IAS 12 मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बैड डेट्स का इशू प्लीज रिजॉल्व कर लीजिएगा। ये ना हमारा ये टॉपिक बैड डेट्स की नजर हो जाए। एक सिनेरियो सा क्रिएट करूंगा विद एंट्रीज, कैंडी साथ साथ रखिए। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स? What is the double entry of actual bad debts? Bad debts debit, debtors credit. हो सकता है ये टॉपिक आप लोगों ने किसी डिफरेंट तरीके से पढ़ा हो, तो मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं, अगर मेरी किसी बात में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो काइंडली मुझे वही रोक दीजिएगा। एनी कंफ्यूजन? लेकिन काइंडली साथ साथ बताइएगा, वरना फिर डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। एनी इतराज? आगे चल। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स? एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अच्छा, इसमें डेफिनेटली बहुत से सिनेरियोज भी हैं, लेकिन आपसे जरा रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वो हो जाए और अगर वो हो जाए की बजाय पहले जो हो रहा है वो फोकस करना है, और इंशाल्लाह इसके बाद वो भी हो जाना है और वो भी हो जाना है, तो वो इशू नहीं है। ये अगर हो गया तो इंशाल्लाह वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एस्टिमेटेड बैड डेट्स का सभी कॉन्सेप्ट भी क्या है, जरा ये भी काइंडली, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? डेटर्स की फिगर उठाई जाती है ईयर एंड पे क्लोजिंग डेटर्स, और उसका फिर कोई रेट दिया होता है क्वेश्चन में, 5%, 2%, तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट होती है। फिर वो जर्नल भी है, वो स्पेसिफिक भी है, जहां जहां जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी बस वो मैं फिलहाल बोलूंगा, बाकी गेम अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। तो ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है एस्टिमेटेड बाय डेट्स की? डेटर्स उठाए जाते हैं और रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और क्या एंट्री कर ली जाती है? बाय डेट्स डेबिट। अब कौन सा वर्ड कॉमनली आप लोगों ने सुना हुआ है? वैसे तो दोनों सुने हुए हैं, लेकिन कोई एक रख लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। प्रोविजन बोल दूं या अलाउंस लिख लूं? चलो फिर मेरे पे फैसला रखें, ऐसी लड़ाई को। अलाउंस फॉर बाय डेट्स। इकट्ठे प्लीज। अब नेक्स्ट मैंने एक छोटा सिनेरियो क्रिएट करना, लिखने की जल्दी ना करिएगा प्लीज। लेट्स अज्यूम सर्किट एज ऑन 30th June 2020,
आपके डेटर्स का बैलेंस आ रहा था सपोज 5 लाख। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज ये एस्टिमेटेड था कि 5% अमाउंट कैलकुलेट करिएगा बैड हो जाएगा। जून 2020 पे आप खड़े हैं, 5 लाख आपके डेटर्स का बैलेंस था, 5% अमाउंट आपको एक्सपेक्टेड है कि बैड हो जाएगी। ठीक है सर, एक्चुअल बैड डेट्स है, एस्टिमेटेड बैड डेट्स है, इसकी डबल एंट्री बोल रहा मत लिखिएगा, आराम से लिखिए बाद में। बैड डेट्स डेबिट अनाउंस क्रेडिट, आपने डबल एंट्री कर दी। अब डेफिनेटली आपको किस डबल एंट्री, 1 मिनट के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विजुअलाइज करें एज ऑन 30 जून 2020। करंट एसेट्स में डेटर्स के सामने क्या फिगर नजर आ रही होगी, 5 लाख ही नजर आ रहा होगा, और आप लेस कर रहे होंगे अलाउंस, और अलाउंस के सामने 25 रुपीज अमाउंट आ रही होगी, और ऑब्वियसली नेट करके इट मींस 5 लाख रिसीवेबल है, 25,000 डाउटफुल है, और 4,75,000 गुड डेट्स, बैड डेट्स नहीं है, तो गुड है, डाउट नहीं, अनडाउटेड है। 5 लाख टोटल रिसीवेबल है, डाउटफुल रिसीवेबल कितना है 25,000, और बाकी डाउटफुल नहीं। ऐसी होती है प्रेजेंटेशन, एनी कंफ्यूजन? देन सर इसके बाद आप जरा करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाएं। 2020 इसी साल के एंड पे जब करंट टैक्स की वर्किंग होती है, ये आपके लिए है, यकीन माने आपने लिखना है, लेकिन समझने पर फोकस रखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसे कहते हैं, जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही कैलकुलेट हो। फॉर एग्जांपल 3 लाख, इस 3 लाख को गौर से जरा देखें एक अकाउंटेंट की नजर से, क्या इसमें से आपको 25,000 बैड डेट्स लेस हुए नजर आ रहे हैं? ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं किसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही कैलकुलेट हो। अगर फर्ज करें ये गलत कैलकुलेट हुआ हुआ, तो ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम बाकी सारा काम छोड़ देंगे और पहले इसको ठीक करेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग शुरू कब होगी, करेक्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट जब आ गया। तो अगर हमें बाय डिफॉल्ट बस ये लिखा हो अकाउंटिंग प्रॉफिट ये है और कुछ ना बताया गया हो इसमें एडजस्टमेंट्स होंगी या नहीं, वी ऑलवेज अज्यूम कि ये सही प्रॉफिट है, और अगर पता चल जाए कि प्रॉफिट ही ठीक नहीं है तो करंट टैक्स की वर्किंग साइड पे कर देंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, प्रॉफिट ठीक करेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग शुरू कहां से होगी, सही अकाउंटिंग प्रॉफिट। और सही अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस जिसमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो होना था वो हो गया होगा। क्लियर है मेरी सारी बात? बताइए क्या इस 3 लाख में से 25,000 लेस हुआ होगा? ठीक है, इसको बड़ा सही कॉन्टेक्स्ट कंडीशन में रखिएगा, 25,000 के बैड डेट्स लेस हुए होंगे या 25,000 का अलाउंस लेस हुआ होगा। इन वर्ड्स को सही रखना इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाना है, और अलाउंस इज अ बैलेंस शीट आइटम जिसने डेटर्स में से लेस हो। इंटरचेंजेबली वर्ड बोल के ऐसे ही हम परेशान होंगे। मैं कभी अगर वर्ड बोलूं बैड डेट्स तो कहां इसका इफेक्ट जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगा। मैं कभी कहूं आपसे अलाउंस बढ़ गया तो आप मेरे क्या कहेंगे, उसका मतलब क्या होगा, डेटर्स कम हो गए, अलाउंस कम हो गया, डेटर्स बढ़ गए। जिससे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किससे होता है, एसेट से। डेप्रिसिएशन वर्ड बोला जाए तो वो एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो इस 3 लाख में से ठीक है, फिगर सेम है फिलहाल बोलेंगे तो शायद इतना इशू नहीं बनेगा, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखेगा। इस प्रॉफिट में से क्या लेस हुआ होगा, बैड डेट्स लेस। क्या एक्चुअल बैड डेट्स है, क्या एस्टिमेटेड बैड डेट्स है? अगर हम करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं तो ठीक है, ये काउंटिंग एक्सपेंस तो है, लेकिन टैक्स वाले इसे अलाउ नहीं करेंगे। देयरफॉर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बैड डेट्स को
एस्टिमेटेड बेसिस पे जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, एड बैक करके अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स बनाने पड़ेंगे। और देयरफॉर, ठीक है जी, देयरफॉर 325,000 रुपीज पे हमारा करंट टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। लेट्स अज्यूम रेट इज टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 30% फिगर बताइए जी। 97,500. What should be the double entry of this current tax? बोले बोले सही बोले बोले प्लीज। इस वक्त मेरा आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? और बीच में शायद लाइट्स आया था, नोट कर लें। सर जी पुराना ना देखें, तुम्हारा लिखें ना करें यार, ये क्या साइंस लगा, रजिस्टर पुराना बंद करें, न्यू पेज, ये मुझे दे दो। मतलब अगर पुराना देखना तो मैं देख के बता दूंगा ना, कर फिर फिगर वहां चेंज होगी और यहाँ चेंज होगी, इसमें ना साइंस बना दो। ये प्लीज लिख लिया तो बता दो। जी सर जी हो गया, तो ये कंफर्म। देख लो जी सर, सेम एग्जांपल ये इस तरह करें, करंट टैक्स रेंट लिख, करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स पेबल, चलो आगे। सेम एग्जांपल का मैं नेक्स्ट ईयर लेके जा रहा हूं, तो वंस अगेन लिखने की बहस छोड़, सेम एग्जांपल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंडेड आ गया, कब एंड होगा? 30th June 2021, next year. Let's assume during the year,
25,000 rupees becomes actual bad debts. 25,000 हमें जो खतरा लग रहा था सपोज वो एक्चुअल बैड डेट्स हो गया। क्या ये कम भी हो सकते हैं, क्या ये ज्यादा भी हो सकते हैं? मुबीन प्लीज बात सुन लेना क्या मुबीन। लेट्स अज्यूम 2020 में जो हम 25,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैड डेट्स हो जाएंगे एज अ फर्स्ट सिनेरियो, सपोज वो सेम अमाउंट नेक्स्ट ईयर में एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई। क्या डिफरेंट हो सकती है? वो बाद में बहस करेंगे। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एंट्री बताएं। इस मायूसी फिर मायूसी आपने बेटा एक एंट्री बोली, होपफुली अगर किसी ने 2-3 ने बोली, बैड डेट्स डेबिट और स्टेटस। लेकिन यार रोक के जरा एक छोटा सा क्वेश्चन सुनो। क्या इसी एक्सपेंस को हम ऑलरेडी पिछले साल में रिकॉर्ड नहीं कर चुके? सर जी रिकॉर्ड नहीं कर चुके सर, तो क्या टोटल एक्सपेंस 50,000 हो गया या वही एक्सपेंस कंफर्म हो गया? वही एक्सपेंस कंफर्म हो गया, तो क्या दोबारा फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? क्या ये डबल तो नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा इसको रिलेट करें सैलरी एक्सपेंस की एक्रूअल बेसिस पे एंट्री बना। सैलरी एक्सपेंस की एक्रूअल बेसिस पे एंट्री से सपोज 30,000। अब पेमेंट की एंट्री बोलो, ये दोबारा एक्सपेंस क्यों नहीं? एक्सपेंस हो चुका है, पेमेंट करने से अब हमारी लायबिलिटी रिड्यूस, एक्सपेंस डबल तो नहीं रिकॉर्ड करना। बिल्कुल उसी तरह से अब इसमें जो इंट्रो वगैरह में पढ़ा हुआ है वो भी अब हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, उसको भी गलत करार नहीं दे देना हमने। उसमें नेट इफेक्ट वही हो जाता था, वो सारा हो जाता था, लेकिन इतना लंबा काम था इंट्रो से बनाई था और बैड डेट्स का सवाल करते करते एक 2 दिन लग जाते थे, तो वो भी अपनी जगह ठीक था। लेकिन अब क्योंकि वो भी सही याद नहीं है, लेकिन ये सही हमें पता है। मैं अगर सिर्फ आपको ये कहूँ, आप इसे लॉजिकली मेरी बात सुनो इस वक्त, कि बैड डेट्स अगर आप दोबारा डेबिट कर देंगे एक्चुअल बेसिस पे, इस पर डबल हो जाएगा, ये समझता है किसी को? एक्सपेंस हम अकाउंटेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे, तो एक्सपेंस अगर दोबारा आपने डेबिट किया बैड डेट्स के नाम से तो फिर ये डबल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ी देर पहले मैंने जब ऊपर लिखा था एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री, तो वो क्या थी? बैड डेट्स डेबिट डेट क्रेडिट नहीं, ऊपर एक्चुअल बैड डेट्स अभी आपने भी लिखे हैं सर। ये एंट्री बेटा तब होती है अगर अलाउंस ना बना, ऊपर है इधर एंट्री लिखा, सॉरी एंट्री के साथ ब्रैकेट में लिखा इफ नो अलाउंस। क्या मतलब नो अलाउंस? हमने एस्टिमेटेड में एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया था, हमें खतरा था ही नहीं, खतरा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बैड डेट्स एक्चुअली हो गए। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग हमारी तरह के निकलेंगे, लेकिन वो निकल। तो अगर नहीं एक्सपेक्टेड था तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, और वो हो गया तो अब एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो अब नीचे सिनेरियो चल रहा है, ये लिख ले ब्रैकेट में, जो नीचे सिनेरियो चल रहा है वो क्या है? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैड डेट्स हो जाएंगे, और देयरफॉर हमने एक्सपेक्टेशन की बेस पे बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब अगर एक्चुअल बैड डेट्स हो जाए एक्सपेक्टेशन के बाद, तो क्या दोबारा एक्सपेंस फिर रिकॉर्ड करें? तो फिर दोबारा एक्सपेंस अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये डबलिंग हो जाएगी। देयरफॉर ये जो अलाउंस का लेजर है, ये टेम्पररी अकाउंट है जो तभी तक रहता है जब तक एक्चुअल बैड डेट्स ना हो जाए। ये अलाउंस का अकाउंट बनाया क्यों हमने इस वक्त जब पिछली एंट्री की थी? क्योंकि अभी कंफर्म नहीं था कि क्या वाकई डेटर्स पैसे नहीं देंगे, इसलिए टेम्पररी तौर पे डेटर के लेजर में इफेक्ट लेके जाने की बजाय हमने क्या लेजर बना। लेकिन जब कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिलेंगे,
तो अब ये एंट्री डेटर के लेजर में जानी चाहिए। तो डेटर तो तभी क्रेडिट होंगे जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे, लेकिन उस वक्त वो जो टेम्परेरी अकाउंट बनाया था किस नाम से, वो फिर खत्म हो जाएगा। तो किसकी बजाय क्या डेबिट हुआ करेगा अगर पहले क्या बना हुआ, तो बैड डेट्स की बजाय अलाउंस डेबिट हुआ करेगा अगर ऑलरेडी हमने पहले अलाउंस के नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ। बात सारी लॉजिकल क्लियर है, नहीं करते हैं? तो व्हाट इज द डबल एंट्री इफ द अलाउंस इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड? अलाउंस डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। तो दिस इज द एंट्री, नीचे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा इफ देयर इज अ बैलेंस अलाउंस। देखो any confusion? ये क्लियर है बेटा आपको? सॉरी अब जरा समटाइम देखते देखते इधर ही ध्यान नजर आ रहा होता है आपको साथ है। आज की इस डिस्कशन के बाद अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स, तो आप मेरे से अगला पहले सवाल पूछेंगे कि क्या अलाउंस है या नहीं। तो अगर अलाउंस नहीं है तो बैड डेट्स है भी डेटर्स क्रेडिट, और अगर अलाउंस का बैलेंस मौजूद है तो फिर अलाउंस अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? तो अगर हम दोबारा एक्सपेंस डेबिट कर लेंगे एच हसन साहब, पिछले साल का एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड हो गया और हम दोबारा फिर अलाउंस की जगह बैड डेट्स डेबिट कर लेते तो इस साल फिर वो रिकॉर्ड होकर डबल हो जाता। देन सर आफ्टर दिस डिस्कशन जरा ये एंट्री अब गौर से एक अकाउंटेंट की नजर से देखें। अलाउंस डेबिट अगर हो और डेटर क्रेडिट हो, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री ऑन योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? अलाउंस कहाँ का हेड है, कहाँ की आइटम है? बैलेंस शीट आइटम है। तो अलाउंस खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि फिगर सेम है मेरी, मैं इस खत्म कह रहा हूँ, इन अदर वर्ड्स रिड्यूस होगा डेबिट होगा। और इसका सेकंड इफेक्ट भी बैलेंस शीट में डेटर्स को अफेक्ट करेगा। तो एक इफेक्ट अलाउंस के लेजर को अफेक्ट करेगा डेबिट इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट डेटर्स को। बोथ ऑफ दीज हेड्स आर बैलेंस शीट आइटम्स। जिस तरह अगर रिवैल्यूएशन थोड़ी सी याद है वैसे मेरे जहन में आई, अगर रिवैल्यूएशन हो तो एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्री होती है। या वैसे ही चले अगर वो नहीं भी कॉन्टेक्स्ट याद, अगर मैं बोलूँ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो इसका इनकम स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कहाँ है और एसेट भी कहाँ है? तो दिस एंट्री इज नथिंग टू डू विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो अलाउंस डेबिट डेटर क्रेडिट विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लिखे नीचे करना, दिस एंट्री विल नो अफेक्ट, this entry will no effect, will not affect statement of profit or loss. Any confusion? सोच लें। Any question anywhere? The online students, please. ये जो अलग हो गया, ये जरा क्लियर कीजिएगा सर। आपके पास सामने एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट, कैंडी जरूर बताना। और नहीं है बेटा 475। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट, 5 लाख। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट, 25,000। व्हाट इज 4,70,000। प्रेजेंटेशन ऑफ नेट डेटर्स, लेजर अलग है सर। What should be the brought down debtors account balance in the next year 2021? brought down बोले 475 नहीं मेरे भाइयों, क्लोजिंग ओपनिंग बनता है सर। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग कितना है, 5 लाख, और ओपनिंग होगा 4,75,000। सर ये लेजर है यार, ये तो ना करेगा कम से कम यार। मशीनरी अकाउंट, accumulated depreciation account, मशीनरी अकाउंट पता है किसी को? फॉर एग्जाम्पल 5 लाख मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, मैं सिर्फ क्लोजिंग लिख रहा हूँ, और accumulated depreciation का बैलेंस 5,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस है बनाए, बैलेंस शीट में कैसे फिगर्स लिख रहे होंगे? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, 5 लाख माइनस 25 लाख, प्रेजेंटेशन में 475,000। व्हाट शुड बी द ब्रॉट डाउन ऑफ मशीनरी अकाउंट, जाने दें यार 475, 5 लाख ओपनिंग सर, सेपरेट लेजर्स बने हुए। दूसरी एंट्री देखें, अब जो आपने इस वक्त बात की ना, बस में दूसरी एंट्री आप गौर से देखें। दूसरी एंट्री में क्या हुआ है, अब डेटर के लेजर में जाके क्रेडिट हो, तो अब इस एंट्री के बाद अगर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 5 लाख ब्रॉट डाउन है 2021 के एंगल से। अपने रजिस्टर में जो बहस लिखी वो लिखो, 2021 का ब्रॉट डाउन 5 लाख है प्लीज। और अब एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री देखें, देखें क्या डेटर के लेजर के अंदर जाएगी एंट्री, किस रेफरेंस से जाएगी, मतलब अलाउंस के नाम से 25,000 क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट इज विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, इग्नोर एवरी अदर ट्रांजैक्शन, 475 हो जाएगा। अब अपने जेन में अलाउंस अकाउंट बनाए, अलाउंस अकाउंट बनाए, उसका ब्रॉट डाउन क्या होगा, 25,000, लेकिन अब वो डेबिट होने से वो जीरो हो जाएगा, तो अलाउंस का लेजर खत्म हो जाएगा, और जहां बैड डेट्स को जाना चाहिए था एक्चुअल के वक्त, वहां वो पहुंच जाएगा। इट मींस नो अदर ट्रांजैक्शन, what will be the closing balance of debtors in the statement of financial position now after the second entry, 475,000, and what will be the amount of allowance, 0. So this entry will affect the ledger of allowance and the ledger of debts. लेकिन पहले क्या था, जब तक एस्टिमेटेड हो, लेजर ऑफ डेटर के अंदर एंट्री नहीं है, एक सेपरेट लेजर बनेगा, प्रेजेंटेशन में बनेगा। लेकिन जब एक्चुअल बैड डेट्स हो जाएंगे तो फिर डेटर का लेजर इफेक्ट होगा बाय द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स, लेकिन हम दोबारा बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फिर एक्सपेंस डबल हो जाएगा, और बैड डेट्स की बजाय अलाउंस अकाउंट डेबिट करेंगे इफ देयर इज अ बैलेंस ऑफ अलाउंस। बाकी भी क्लियर है? इस तरह का सवाल अक्सर पहले भी आता है लोन के जहन में, अब फाइनली सब कुछ क्लियर है सर? आ जाएगा, इस बैच को वाइंड अप कर लें, इसके बाद नेक्स्ट लिखें। इसी एग्जांपल में इस ईयर में जरा करंट के वर्किंग करें। लेट्स अज्यूम 2021 की करंट टैक्स की वर्किंग हो रही है। अब कहीं गलत ना कराइएगा, पता अब आपको सारा चल गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किस साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? लेट्स अज्यूम दिस इज 4 लाख। इस 4 लाख को जरा ऊपर वाली एंट्री जो आपने सब पर लिखी हुई एक्चुअल बैड डेट्स की, उसके साथ रख के जरा गौर से देखें। 25,000 इसमें लेस हुआ नजर आ गया? मेरा एक मासूम सा सवाल है, क्या इस 4 लाख में से 25,000 एक्चुअल बैड डेट्स वाला लेस हुआ है? तो सही हुआ है नहीं यार, क्यों नहीं हुआ? नहीं, पिछला साल खत्म हो गया, पिछले साल जो हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। क्या जो एंट्री हमने इस साल फाइनली की है, अलाउंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट, दिस एंट्री विल अफेक्ट दिस प्रॉफिट? नहीं सर, आप भी नहीं, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसने अफेक्ट कोई नहीं करना। दिस एंट्री विल नॉट अफेक्ट आवर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। इन अदर वर्ड्स, इस 25,000 का अब इस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक ही नहीं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ना ये 25,000 ऐड हुआ है, ना लेस हुआ है,
इसका ताल्लुक ही हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है इन 2021। सब क्लियर है? लेकिन अब हम करने क्या लगे, हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे। तो ये 25,000 हमारा तो एक्सपेंस अब नहीं है, हमारा ये पिछले साल का एक्सपेंस था। लेकिन क्या ये 25,000 अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है? क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल बैठे। तो अब जो भी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये किसको जहन में रख के कर रहा हूँ? पहले हमने देखना है अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को, और ये देखना है कि हमने क्या किया हुआ। तो हमने कुछ नहीं किया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना भी कुछ नहीं है। लेकिन अब हम वर्किंग कर रहे हैं करंट टैक्स की, और टैक्सेबल प्रॉफिट्स बनाना चाह रहे हैं। तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बनाने के लिए क्या इस 25,000 को कंसिडर करें? कंसिडर करें सर, क्या समझ के? नहीं, क्या समझ के? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस समझ के। अब ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि अभी एक्चुअल बैड टैक्स। तो दिस इज टैक्स एक्सपेंस इन 2021 बेस्ड ऑन एक्चुअल बैड टैक्स। क्लियर है फ्रेंड्स मेरा? तो बताइए क्या करें? क्या एक्चुअल बैड डेट्स ने एक्सपेंस तो बनना है या इनकम बनना है सर? तो क्या ये एक्सपेंस टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करूं या लेस करूं? ऐड ही करूंगा ना यार। क्या एक्सपेंसेस लेस किए जाते हैं सर? ऐड क्या करूं बताएं? ऐड कुछ क्यों ना करूं? क्योंकि पहले कुछ लेस नहीं किया। पहले लेस क्यों नहीं किया? पहले हमने इस साल लेस क्यों नहीं किया? पिछले साल लेस कर चुके हैं, तो डबलिंग हो जाती। तो इस साल हमने लेस नहीं किया। लेकिन कौन इस साल लेस करने में इंटरेस्टेड है? क्लियर? जी बताइए, ऐड या लेस? आप करेंगे, आप कंप्लीट करें, दोनों लोग करें। सर इन एक्चुअल बैड डेट्स को टैक्स वाले अलाउ करेंगे? तो अलाउ करने का मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, बुक में क्या देख रहे हैं? ये तो सोचना, बुक में क्या देख रहे हैं? सर जी वो पढ़ लूंगा मैं भी सर। क्या टैक्स वाले एक्चुअल बैड डेट्स को अलाउ करते हैं सर? अलाउ करने का मतलब क्या वो एक्सपेंस अलाउ करते हैं? तो एक्सपेंस अलाउ करने का मतलब एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में ऐड कर दूं या लेस कर दूं? तो लेस ही कर दूं। क्यों लेस कर रहा हूं? अलाउड एक्सपेंस है ऑन एक्चुअल बेसिस। पहले कुछ नहीं हुआ। ये अगर ये पहले जहन में चीज आ रही तो पहले इसको क्या करें। इस 4 लाख में इस 25,000 का पहले कुछ नहीं हुआ इस साल। अब मुझे लगता है मिक्स करें दोनों साल, प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। तो 2021 वाला प्रॉफिट क्या इफेक्ट हुआ है हमारी इस ऊपर वाली एंट्री से? तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और आना भी नहीं चाहिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्या इस प्रॉफिट में से टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 25,000 एक्चुअल बैड डेट्स लेस हो जाना चाहिए, अलाउड एज एक्सपेंस? क्लियर? तो इसके साथ वर्ड भी सही लिखेगा प्लीज। ये क्या है? एक्चुअल बैड डेट्स जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। बहरहाल एनी अदर कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर? ये ग्रेड लगा लें 30% टैक्स। 112500। एक एंट्री बोलिए कि नहीं, क्या चीज है? करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। तो प्लीज होपफुली अब ये मैटर रिजॉल्व है सर। बाकी डेफिनेटली ये कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस करेंगे उसकी बहस कर लेंगे। 3 एंट्रीज फाइनल हुई हैं। व्हाट इज एंट्री ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स? बैड डेट्स डेबिट अलाउंस पे। व्हाट इज द एंट्री ऑफ बैड डेट्स इफ देयर इज अलाउंस? अलाउंस डेबिट बैड डेट्स। तो इंशाल्लाह ये बहस अगले 2-3 दिन चलती रहेगी, तो आपने प्लीज सही कॉन्टेक्स्ट में याद करवानी चाहिए। देन इस तरह कीजिएगा, पेज नंबर 72 के साथ स्टार्ट करिएगा। एक जरा सेंटेंस जरा हाईलाइट कर लें अपने पास।
in calculation of current tax पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे पेज नंबर 72 के स्टार्ट पे एक लाइन लिखी 72 bad debt expense is added back सही है while bad debts written off अगर bad debts written off is the name of actual bad debts is added back bad debt expense is added back and bad debts written off means actual bad debts if any is deducted in the working of current tax कोई confusion नहीं words में कोई confusion नहीं सर जी हम बाय डिफॉल्ट ये आपने सही बात की है अब हम बाय डिफॉल्ट हमेशा एक काम ये किया करेंगे पहले सुन लीजिएगा पूरा व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट एक्सपेंस हम बाय डिफॉल्ट इसे बैड डेट्स डेबिट ना सर अलाउंस क्रेडिट समझेंगे बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल सिचुएशन में ये अज्यूम करेंगे कि हम पहले एस्टिमेट करते हैं और फिर एक्चुअल होते हैं हाँ अगर पता चल जाए कि ये एस्टिमेट नहीं हुए थे और एक्चुअल हो गए तो फिर हमें पता है कि बैड डेट्स डेबिट डेट इज क्रेडिट नॉर्मल सिचुएशन अकाउंटिंग में पहले एस्टिमेट किया जाता है और फिर एक्चुअल बैड डेट्स रिकॉर्ड किया जाता है हाँ अदरवाइज पता चल जाए तो वो पॉसिबिलिटी भी है तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट एंड व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ बाय डिफॉल्ट देयरफॉर अलाउंस डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट ये लिखिए एंट्रीज उधर ही लिखें पेज नंबर 72 के स्टार्ट पे जगह बन जाएगी जी डेफिनेटली बेटा अगर एक ही साल में हुए तो लेकिन अगर काम डिफरेंट ईयर्स में हुए तो बैड डेट एक्सपेंस जिस साल का है उसी साल ऐड होगा और एक्चुअल बैड डेट्स जिस साल के हैं उसी साल लेस होंगे अगर फर्स्ट करें हमारे वाले साल में एक्चुअल बैड डेट कोई नहीं हुआ तो नथिंग विल बी डिडक्टेड और अगर हमारे वाले साल में एस्टिमेटेड बेसिस पे कोई खर्चा नहीं बना तो नथिंग विल बी एडेड बैक लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है हम एस्टिमेटेड बैड डेट्स को एक्सपेंस बना चुके होंगे अगर बनाया हुआ है तो देयरफॉर उसको एड बैक करके कैंसिल करेंगे क्योंकि वो अलाउड नहीं है और उसकी जगह क्या ढूंढेंगे और अगर एक्चुअल बैड डेट्स ना मिले तो डेफिनेटली कुछ लेस नहीं करेंगे और अगर मिल गए तो लेस कर लेंगे ठीक है सर उठते उठते मेरी तरफ जरा देख के दो एंट्री जरा बता दें व्हाट इज द एंट्री ऑफ बैड डेट एक्सपेंस अगर मैं खामोश तो आप भी खामोशी से पहली एंट्रीज मिले क्वेश्चन अगर खामोशी से हमें पुकार रहा है तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट एक्सपेंस बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट और व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ बैड डेट्स की जगह अलाउंस डेबिट एंड डेटर्स ठीक है बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन कल यहीं से शुरू करेंगे छोटे छोटे 2-3 काम है रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जरूर टाइम निकालें आज कल रिकवरी भी आ जाएगी सर और सर जी गेम शुरू तो होने में इंशाल्लाह खुद आप कहेंगे सर बस हो गया अल्लाह हाफिज़ जी होमवर्क सर जी वही है जो क्लास के स्टार्ट में डिस्कस हुआ सर जी आज मुकाए काम सर